नमस्कार, मैं अधिवक्ता गौरव व्यास। मित्रों, जिन लोगों के मन में जज बनने का जज्बा है, उनके इस जज्बे को, उनके सपने को पूरा करेगा हमारा YouTube चैनल गौरव व्यास लीगल। जी हाँ, अभी हमारा चैनल प्रारंभिक दौर में है, तो उस पर प्लेलिस्ट बन पाना संभव नहीं है। जैसे ही उस पर सब्सक्राइबर्स आएंगे, उस चैनल की ग्रो होगी, उस पर प्लेलिस्ट बन जाएगी। इसके लिए थोड़ा समय लगेगा, 2, 4, 5, 10 दिन का। जैसे ही प्लेलिस्ट क्रिएट होती है, हम सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट क्रिएट कर देंगे, जिससे कि आपको आसानी होगी हमारे वीडियो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट ढूंढने में और उनको यूज करने में। मित्रों, इससे पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट के विषय पर बात की थी। कॉन्ट्रैक्ट की प्लेलिस्ट हमें क्रिएट करनी है, सिविल सब्जेक्ट और क्रिमिनल सब्जेक्ट, और उनकी सेपरेट प्लेलिस्ट। जैसे कि बीएनएस की अलग, बीएनएनएस की अलग, कॉन्स्टिट्यूशंस की अलग, कॉन्ट्रैक्ट की अलग, टीपी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सभी सब्जेक्ट की, सारे के सारे सब्जेक्ट जो कि जज के एग्जाम में, जज के सिलेबस में होते हैं, उन सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हमारे द्वारा अपने इस चैनल पर क्रिएट की जाएगी। मित्रों, लोगों ने मुझ पर आरोप लगाए हैं कि मैं जातवादी वकील हूं, मनुवादी वकील हूं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि उनके आरोप मिथ्या हैं। मैं उनके इन आरोपों को मिथ्या साबित कर दूंगा। जानते हो कैसे? मैंने अपने YouTube चैनल के किसी भी वीडियो को प्राइवेट नहीं किया है और ना ही प्राइवेट करूंगा। उन सभी वीडियोस को पब्लिक के लिए ओपन करूंगा। कोई भी व्यक्ति आकर के किसी भी प्रकार की, किसी भी जाति का, वर्ग का, धर्म का कोई बंधन नहीं होगा, वह आकर के हमारे गुरुकुल में शिक्षा ले सकता है, हमारी प्लेलिस्ट को खंगाल सकता है, खोल सकता है, देख सकता है। किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं हमारे लिए। स्टूडेंट्स सिर्फ स्टूडेंट्स हैं। हम किसी विशेष सोच का विरोध कर सकते हैं, लेकिन जाति का नहीं, समुदाय का नहीं। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशंस के विषय पर, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है। विषय तो सभी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनसे ज्यादातर क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं प्रीलिम्स में, मेंस में। प्रीलिम्स में तो क्राइटेरिया होता है कि सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चंस आने हैं, वही मेंस में भी क्राइटेरिया होता है कि यहाँ से 2 क्वेश्चंस आएंगे या 1 क्वेश्चन आएगा इस सब्जेक्ट से। ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशंस का कलेवर जो है वो बड़ा कलेवर है। यहाँ पर हम सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशंस की प्ले लिस्ट में सबसे पहला जो वीडियो ऐड करेंगे वो होगा कॉन्स्टिट्यूशंस का ऑब्जेक्ट, यानी कि उद्देश्य का। प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस भी कही जाती है। इससे हम कॉन्स्टिट्यूशंस को जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशंस का ऑब्जेक्ट क्या है, किस उद्देश्य से कॉन्स्टिट्यूशंस को संविधान सभा ने बनाया था। जी हाँ, क्योंकि सोशल मीडिया पर भ्रामक बातें आपको मिल जाएंगी कि फलाने संविधान निर्माता, ढिकाने संविधान निर्माता, लेकिन जो विद्वान होते हैं वो इस प्रकार की बात नहीं करते, वो सत्य बात करते हैं। यानी कि संविधान सभा के द्वारा, अब यहाँ संविधान सभा भी यूज किया जाएगा वर्ड, अब किसी व्यक्ति विशेष का वर्ड नहीं, नाम नहीं लिया जाएगा, क्योंकि संविधान सभा को श्रेय जाता है कॉन्स्टिट्यूशंस के निर्माण का, किसी व्यक्ति विशेष को श्रेय नहीं जाता। मैं ओपनली बोल रहा हूं। और यदि आप लिखते हैं किसी व्यक्ति विशेष का, तो समझ लीजिए आप क्वेश्चंस को गलत कर रहे हैं, और हाईकोर्ट आपके क्वेश्चंस को गलत कर सकता है। ध्यान रखना, अगर आप ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के, जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है, लगा दिया ना कि फलाने व्यक्ति संविधान निर्माता, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अब विद्वानों के बीच में चलेगा मैटर। तो प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशंस की, मेरे हाथ में कॉन्स्टिट्यूशंस की बुक है, टेक्स्ट बुक है, इसमें इंटरप्रिटेशन भी है कॉन्स्टिट्यूशंस का।
आप बैरक ले सकते हैं, क्योंकि बैरक में पॉइंट टू पॉइंट दिया गया होता है, उसमें कमेंट्री नहीं होती है। लेकिन इन ऐसी जो बुकें होती हैं इनमें कमेंट्री होती है। ये मेरे पास डॉक्टर जय नारायण पांडे जी की बुक है और यही बुक से मैं पढ़ा हूं, और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इस बुक से अपने जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस के क्वेश्चंस हैं, जितनी भी आपके मन में क्वेरीज है कॉन्स्टिट्यूशंस को लेकर के, उन सभी क्वेरीज को आप इसमें बखूबी बहुत सरल तरीके से समझाया गया है। सबसे पहले मैंने यही बुक खरीदी थी, इसके अलावा अन्य बुक भी खरीदी, लेकिन सबसे पहले मेरे हाथ में अगर कोई बुक आई थी कॉन्स्टिट्यूशंस की तो यही वाली आई थी, और इसको मैंने पूरा, इसने मुझे बनाया कॉन्स्टिट्यूशंस का मास्टर। तो प्रियम्बल पर आते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस की। हम भारत के लोग, आपको याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए, विधि के विद्यार्थियों को तो विशेष रूप से होना चाहिए, जो जज के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं ऐसे स्टूडेंट्स को तो विशेष तौर पर कॉन्स्टिट्यूशंस की उद्देश्य का याद होनी चाहिए। 4-5 लाइन की उद्देश्य का है। मुझे याद है स्कूल कॉलेज टाइम में की थी, आज तक नहीं भूला। मुझे सब कुछ याद है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन याद है, कंठस्थ है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, आज तक नहीं भूला। एक बार जब आप कंठस्थ कर लेते हैं किसी चीज को, किसी विषय को, तो आप मृत्यु पर्यंत उसे भूल नहीं सकते, ये ध्यान रखना। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, आप भी मेरे साथ दोहराइएगा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता, उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, बंधुत्व बढ़ाने वाली, जो हमारे अंदर फ्रैटर्निटी को इंक्रीज करे, ऐसी भावना से ओतप्रोत आज हम सभी संविधान निर्माता गण जो समय संविधान सभा में बैठे हुए थे, इस संविधान को 26 नवंबर 1949 की डेट थी जिस दिन इस उद्देशिका का वाचन करते हुए इस संविधान को एडॉप्ट किया गया था। 26 नवंबर 1949 को एटा द्वारा इस संविधान को जो हमने बना करके तैयार किया है, 60 देशों से बनाया गया संविधान है। 60 देशों के संविधानों को अध्ययन करके उनसे प्रेरणा लेकर के ये जो संविधान बनाया गया था, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित, 3 वर्ड यूज हुए हैं, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित करते हैं। मतलब हमने बनाया और हमने स्वयं ने ही इसको अपने आप को आत्मर्पित यानी कि समर्पित किया। तो ये सबसे बड़ा संप्रभुता का उदाहरण है, इसे कहते हैं संप्रभुता। यानी कि अपने किसी भी मैटर के लिए, चाहे वह इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, किसी अन्य राष्ट्र की किसी भी प्रकार की कोई भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा राज इंडिपेंडेंट सोवरेनिटी जिसके अंदर होती है, सोवरेनिटी पावर होती है, संप्रभुता होती है, उसी को हम एक स्वतंत्र राष्ट्र कहते हैं। तो मित्रों, हमारे संविधान में कुछ वर्ड हैं जो कि मूल संविधान में नहीं थे, बाद में उनको ऐड किया गया, जैसे कि पंथ निरपेक्षता, समाजवाद। ये शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा, उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी संसद में, और ये आपको पता होगा कि उस समय क्या हुआ था, 1975 में इमरजेंसी लगी थी। तो इमरजेंसी के लगने का कारण भी आपको पता है, पूरे देश को पता है इमरजेंसी क्यों लगी थी, और उस इमरजेंसी के कारण ही
कॉन्स्टिट्यूशंस में मेजर बृहत बड़े स्तर पर बड़े पैमाने पर संशोधन किए गए। यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशंस के पैरेलल एक नया कॉन्स्टिट्यूशन से खड़ा कर दिया गया। 1942 अमेंडमेंट अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का 42 अमेंडमेंट, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए थे। तो पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, ये कॉन्स्टिट्यूशन में पहले नहीं थे, बाद में ऐड किए गए थे। ये आपको याद रखना है, पूछा जाएगा कि पंथ निरपेक्षता संविधान में कब ऐड की गई थी, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 3 प्रकार की स्वतंत्रता, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सभी प्रकार के सभी वर्गों को होगी। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, जो कि आज उसी स्वतंत्रता का की आड़ में लोग देश के अंदर तांडव मचा रहे हैं। भैया हम तो स्वतंत्र हैं, राइट टू फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 90, ये वही स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो 3 प्रकार की समानता, 3 समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता, 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और 5 प्रकार की स्वतंत्रता है संविधान की उद्देशिका में दी गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना, ये 5 हो गई। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको कॉन्स्टिट्यूशन की उद्देशिका में मिल जाएगी। अब आते हैं 2 महत्वपूर्ण केसों पर, जो कि संविधान की उद्देशिका से संबंधित केस हैं, जो कि अक्सर प्रश्न के रूप में हमसे पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में आते हैं, मेंस में भी आते हैं। मेंस में आप अगर लिखेंगे उद्देशिका के बारे में, अगर इनको नहीं कोट किया तो फिर क्या कोट किया। पहला इंदु बेरी बारी का मामला है। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पहली बार ये प्रश्न आता है कि क्या उद्देशिका संविधान का भाग है, क्योंकि संविधान में कुछ संशोधन किए गए थे और उनको ये कहकर के अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसाइड कराना था कि ये संविधान की उद्देशिका के विपरीत हैं, संविधान की उद्देशिका की आत्मा के विरुद्ध हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ मेजर अमेंडमेंट किए जा रहे थे। तो उस समय पहली बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इंटरप्रिटेशन के लिए पहला प्रश्न आता है कि क्या राज्य ऐसी कोई विधि बना सकता है जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करती हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिमोलिश करती हो। तब न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि अगर संविधान की उद्देशिका को की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है तो की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक नॉर्मल, जैसे कि सभी एक्ट में होती है उद्देशिका, वैसे ही एक नॉर्मल उद्देशिका माना और यह कहा कि संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। इस कारण से उद्देशिका के आधार पर न्यायालय में किसी प्रकार की आर्गुमेंट को आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 95 तक 395 तक जो भी आर्गुमेंट किया जाएगा उससे उद्देशिका को बाहर रखा जाएगा। लेकिन समय व्यतीत हुआ, न्यायालय के समक्ष पुनः एक बार फिर ये मामला इंटरप्रिटेशन के लिए आ गया कि उद्देशिका पर आपको विचार करना है। तब न्यायालय ने भारत के इतिहास का जो न्याय जगत का सबसे पावरफुल जो केस माना जाता है, मतलब बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण लीडिंग जजमेंट जिसको कहा जाता है हमारे जुडिशरी में, 13 जजेस की बेंच के द्वारा इसको डिसाइड किया गया था। और आप देखिए 13 जजेस की बेंच, 13 जज बेंच में ऊपर बैठे हुए हैं और उनका सबका फैसला, 11 जजेस का फैसला अलग अलग, सबका डिसेंटिंग मत
अलग अलग सेपरेट डिसीजन केशवानंद भारती के केस में, लेकिन उसी केस में 2 जज की बहुमत बन गया, यानी कि 2 जज का मत एक जैसा आ गया तो उनका बहुमत बन गया, और 11 जजेस का डिसेंटिंग था, अलग अलग था। तो यहां पर आप देखिए कि 13 जजेस की बेंच बैठती है और ये एक बार फिर से संविधान के निर्वचन का प्रश्न न्यायालय के समक्ष था और न्यायालय ने उसको इंटरप्रिटेट किया कि इसमें कई सारे प्रश्नों को इंटरप्रिटेट किया गया था, लॉ क्वेश्चंस को इंटरप्रिटेट किया गया था, जिसमें से पहला था कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो उद्देश्य का है, क्या वह उद्देश्य का कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है या नहीं है। तब न्यायालय ने कहा कि नहीं, इंद्रू बेरी बारी के मामले में दिए गए अपने निर्णय को उल्टा, उसको पलटा, उसको ओवरराइड किया और ये एक नया सिद्धांत स्थापित किया इंटरप्रिटेशन करते हुए कि नहीं, संविधान की उद्देश्य का संविधान का ही भाग है। मित्रों, अब जब कभी भी संविधान के उपबंधों पर आर्गुमेंट की जाएगी न्यायालय में, किसी भी केस को लेकर के, किसी भी संवैधानिक संशोधन को लेकर के, या किसी भी प्रकार के कोई भी एक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता हो, उस समय अगर लॉ क्वेश्चन ऑफ लॉ का इंटरप्रिटेशन किया जाएगा तो उसमें संविधान की उद्देश्य का को भी ध्यान में रखा जाएगा, जबकि इससे पहले इंदु बेरी बाली के केस में ऐसा नहीं था। केशवानंद भारती के केस में ऐसा हुआ कि उद्देश्य का संविधान का भाग है, और इसी केस में न्यायालय ने बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का क्या होगा और बेसिक स्ट्रक्चर के साथ संसद के द्वारा आर्टिकल 368 में मनमाना संशोधन नहीं किया जा सकता। यानी कि सरकार जब सत्ता में होती है, बहुमत में होती है, तो सरकार क्या कर सकती है कि अपने बहुमत के आधार पर संविधान में अपनी मत मुताबिक संशोधन कर सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो इस समस्या को दृष्टिगत रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, जो कि संविधान का सजग प्रहरी है, संविधान का रक्षक है, संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी संविधान के प्रहरी का जो खिताब मिला हुआ है सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिसाइड किया कि संसद संशोधन करके बेसिक स्ट्रक्चर को डिमोलिश नहीं कर सकती है, और ये बताया भी आगे चल के आगे आने वाले केसों में कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा। जैसे कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। अब सरकारें नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लागू करके अगर इस पर आघात करती है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो 2014 में किया गया था, ये डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर पर अटैक है। तो ये इस प्रकार के अटैक को रोकने के लिए, इस प्रकार के अमेंडमेंट को रोकने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर को क्लियर किया गया, डिफाइन किया गया कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर है। ये तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया है। ऐसे बहुत से प्रोविजंस हैं जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात कही गई है कि बेसिक स्ट्रक्चर मतलब जिस पर संविधान खड़ा हुआ है, अगर आपने उसमें ही संशोधन कर दिया, उसको हटा दिया, चेंज कर दिया, तो फिर उसका मतलब क्या रह जाएगा। यदि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संसद के द्वारा बाधित की जाती है किसी भी माध्यम से, किसी भी एन केन प्रकरण, तो वह बेसिक स्ट्रक्चर पर हमला माना जाएगा। लोकतंत्र जो कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, लोकतंत्र पर अगर कोई ऐसा कोई चेंजेस किया जाता है जो लोकतंत्र के विषय में उसको टच करता हो, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, लेजिस्लेटिव फंक्शंस, इनकी स्वतंत्रता को अगर कोई बाधित करता हो, या फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स पर भी
प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन रीजनेबल होंगे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशंस लगाए जा सकते हैं। लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं उन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, चाहे इमरजेंसी लग रही हो चाहे कुछ लग रहा हो। जैसे आर्टिकल 21 पर किसी प्रकार का कोई भी रिस्ट्रिक्शंस सरकार के द्वारा नहीं लगाया जा सकता। फंडामेंटल राइट्स ये कुछ हैं जिन पर कोई रिस्ट्रिक्शंस कभी भी नहीं लगाए जा सकते हैं। तो मित्रों, आपने समझा कि कॉन्स्टिट्यूशंस की उद्देश्य का क्या है, उद्देश्य का इंपॉर्टेंस क्या है, उद्देश्य के अंदर क्या क्या है, उद्देश्य का क्यों इंपॉर्टेंट रहती है, उद्देश्य का को भाग कॉन्स्टिट्यूशन का भाग नहीं माना न्यायालय ने, फिर बाद में कॉन्स्टिट्यूशन का भाग मान लिया, बेसिक स्ट्रक्चर को डिसाइड कर दिया। ये सारी चीजें उद्देश्य को लेकर के हैं। तो आई होप कि आपको उद्देश्य के विषय में काफी जानकारी मिली होगी। और यदि आप इस वीडियो को बार बार पुनः पॉज कर करके सुनते हैं तो आई होप कि आप उद्देश्य को क्लियर समझ जाएंगे। और फिर भी यदि आपको कोई मन में आपके में कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू।